नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा 2025-26 जो भारत सरकार की है उसका जो प्रथम अध्याय है उस पर चर्चा करेंगे। इसके 16 अध्याय है। आज हम पहले अध्याय पर चर्चा करेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, प्रत्येक जो फैक्ट्स है उस पर चर्चा करेंगे और ये कहना क्या चाह रहा है उस पर चर्चा करेंगे। एक अलग तरीके से मैंने मेहनत की है, आप आवश्यक रूप से इस वीडियो को देखिए। आपको अच्छा लगे तो अन्य जो 16 अध्याय है वो आवश्यक रूप से आप देखिएगा। और अब यहाँ हम चलें सबसे पहले, और आपसे अपील ये रहेगी कि आप इसकी हार्ड कॉपी साथ के साथ रखिएगा। और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो साथी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगा। अब इसके अंदर हम ये देखें कि ये बताना क्या चाह रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय कुछ अनिश्चितता बनी हुई थी, जैसे आप अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उसका कारण आप देखोगे कि भू राजनीतिक तनाव हो रहे हैं। आप विश्व पटल पर देख रहे हो कि किस प्रकार की स्थिति हो रही है। यहाँ हम व्यापार संबंधित बाधाओं पर बात करें, आपने जो अमेरिका की जो व्यापार नीति है उस पर देखा होगा किस प्रकार से जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ किस जो व्यापारिक नीति है वो इस एक प्रकार की बाधाएं यहाँ उत्पन्न हो रही है। और हम यहाँ देखें कि अलग अलग देशों में असमान विकास है, जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है। इनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप देखोगे कि मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेक्शन है, उसकी भी स्थिति अलग बनी हुई है। अब यहाँ हम देखें फिर भी इन चुनौतियों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, ये हमारी जो आर्थिक समीक्षा बता रही है। और यहाँ ये बता रही है कि भारत की जो स्थिति वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी का लगभग 7.4% रहने का अनुमान है। ये डेटा आप याद रखिएगा, एक टेबल आएगी उसमें भी देखेंगे। तो जो अनिश्चितताएं आप विश्व स्तर पर देख रहे हैं उनके बावजूद भी भारत की जो अर्थव्यवस्था ये मजबूत रहने का यहाँ आर्थिक समीक्षा बता रही है। और ये 7.4% का अनुमान है। और ये है किसके कारण, यहाँ हम आर्थिक समीक्षा में देखें तो ये वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू मांग जो डोमेस्टिक जो डिमांड है उससे रही है। और हम यहाँ देखें कि जो निजी उपभोग है, जो प्राइवेट कंजप्शन है, और पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। यहाँ साथ ही साथ सेवा क्षेत्र की बात की जा रही है, विनिर्माण क्षेत्र की, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, और उसके अच्छे प्रदर्शन के यहाँ संकेत मिल रहे हैं। और यहाँ आप देखिएगा कृषि एग्रीकल्चर में कठिनाइयों के बाद स्थिरता दे रही है। ये कुछ बिंदु प्रारंभिक जो आप देखोगे, आप साथ ही साथ हार्ड कॉपी में ये देखते जाइए। यहाँ हम ये देखेंगे कि यह अध्याय है जो अर्थव्यवस्था की इन जो हिस्से हैं उन पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। यहाँ हम देखें कि इसमें जो मांग और पूर्ति है उस पर बात की जा रही है, जो आपका कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी बात की जाएगी, इन्फ्लेक्शन की बात की जाएगी, यहाँ फाइनेंस सेक्टर की बात की जा रही है, फिजिकल जो राजकोषीय नीति है वो है, बाहरी है वो क्षेत्र किस प्रकार से, और लेबर मार्केट है उसमें क्या क्या स्थिति अभी बनी हुई है उन पर बात करेंगे। वर्तमान आर्थिक संकेत हम देखें, करंट इकोनॉमिक जो सिंगल देखें आपका, तो ये बता रहा है कि जो मुद्रास्फीति की जो रेट है वो कम है, बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई है, सरकार विकास और वित्तीय अनुशासन में संतुलन बनी हुई स्थिति है यहाँ, और विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पर्याप्त है। ये स्थिति कहीं ना कहीं भारत की जो आर्थिक स्थिति है, करंट इकोनॉमिक की स्थिति है, उसको अच्छी स्थिति, मुद्रास्फीति आप इन्फ्लेक्शन समझ सकते हो कि अगर ये स्थिति कम है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ महंगाई कम है, इसका मतलब जो गरीब वर्ग है उस पर ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा। साथ ही साथ हम यहाँ देखें भविष्य का क्या दृष्टिकोण बता रहा है, तो ये स्थिति आप देखोगे कि वैश्विक अनिश्चितता अभी बनी हुई है लेकिन भारत की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वो मजबूत है। आप साथ के साथ हार्ड कॉपी में देखिएगा, बेहतरीन तरीके से मैं इसको लेकर आया हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट आवश्यक रूप से कीजिएगा। यहाँ हम देखें सुधार के कारण अर्थव्यवस्था आगे भी बढ़ती रही है और मध्यम अवधि में भारत की जो विकास क्षमता है लगभग 7% मानी गई है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, लेकिन ऊपर जो 7.6% है उसका आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। मुख्य तथ्य आप देखें तो एग्जाम की दृष्टि से तो भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है जो आपका वित्त वर्ष 26 है उसमें लगभग 7.4%। ये डेटा बिल्कुल आप याद रखिएगा। वृद्धि का मुख्य आधार हम यहाँ आर्थिक समीक्षा मान रही है कि घरेलू मांग, डोमेस्टिक जो डिमांड है। फिर अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले अन्य जो सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, वो निजी उपभोग है, पूंजी निर्माण है, सेवा क्षेत्र है, विनिर्माण है, कृषि है। और वैश्विक चुनौतियों की हम यहाँ बात करें तो 3 प्रकार की वैश्विक चुनौतियाँ या मुख्य रूप से है। भू राजनीतिक तनाव है, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधाएं हो रही है, क्योंकि तनाव है तो निश्चित रूप से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ हो रही है और उच्च राजकोषीय दबाव हो रहा है। अब जब व्यापार कहीं ना कहीं मंदा हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है कि जो राजस्व
आप देखोगे जो बजट है उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, राजस्व कम है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को लोन लेना पड़ रहा है, ऋण लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की लाइबिलिटी में वृद्धि हो रही है। और सकारात्मक संकेत हम यहाँ देखें तो मुद्रास्फीति में कमी हुई है, मजबूत बैंकिंग स्थिति है, प्रणाली है, पर्याप्त विदेशी भंडार है। अब ये डेटा पर्याप्त विदेशी भंडार कितना है उसकी हम डेटा हम आगे देखेंगे। मध्यम अवधि की विकास क्षमता लगभग 7% है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, निवेश और सुधारों के कारण फाइनेंस ईयर जो 26 में लगभग 7.4% की तेज वृद्धि बनाए रही है और मध्यम अवधि में 7% स्थिर विकास क्षमता रही है। तो इस प्रकार आपका जो ये पहला जो पेज है आर्थिक समीक्षा के जो चैप्टर संख्या 1 का, उसमें ये बात है। आप देखिएगा बड़े इजी तरीके से आपको ये समझ में आएगी। आगे हम बात करें तो आप चलिएगा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, वैश्विक आर्थिक विकास उसमें किस प्रकार की स्थिति है, वैश्विक स्थिति में क्या सभी विश्व के जितने देश हैं मुख्य रूप से जिनकी आर्थिक समीक्षा चर्चा की गई, क्या उनकी ग्रोथ रेट 1 है या उनके इन्फ्लेक्शन में कहीं ना कहीं कोई चेंज है क्या, उसकी स्थिति को हम ये देखेंगे। तो यहाँ ये बताता है कि पिछले आर्थिक सर्वेक्षण के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में बदलाव हुए हैं और आप वास्तव में न्यूज़पेपर में भी आप देख रहे हो कि किस प्रकार की चेंजिंग आ रही है। सबसे बड़ा असर आप अमेरिका का द्वारा अपने व्यापारिक भागीदार देशों पर आयात पर टैरिफ लगाने से पड़ा है, और आपको पता है कि इंडिया पर भी टैरिफ लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के द्वारा जो व्यापार पर जो टैरिफ लगा है उसका प्रभाव देखने को मिला है। और अप्रैल 2025 में लगाए गए टैरिफ से शुरुआत में ये डर था कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो धीमी हो जाएगी और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। जैसे ही ये टैरिफ जो अमेरिका के, क्योंकि एक बड़ा देश है, मजबूत देश है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो व्यापारिक नीति है उसका प्रभाव वैश्विक आर्थिक स्तर पर लोग जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा अनुमान लगाया गया और वो धीमा बताने का है, महंगाई बढ़ने का अनुमान था। लेकिन यहाँ देखिएगा साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार से आपसे प्रश्न बन सकता है और जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद है। यहाँ आपको बड़ा ये देखिएगा कि लेकिन यह डर लंबे समय तक साबित नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं तो उस पर आप देखिएगा कि व्यापार समझौता जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो अमेरिका और दूसरे देशों के बीच खर्च बढ़ना, यानी आप क्यों, क्योंकि अमेरिकी परिवार, अब आप देखिएगा कि अमेरिका में जो वस्तु आयात की जा रही थी उस पर अमेरिका की सरकार ने टैरिफ लगा दिया। तो इसका मतलब अमेरिका के लोगों को जो वस्तु है जो आयात की जा रही है वो महंगी होगी। तो इसके लिए अमेरिका के जो परिवार थे उन कंपनियों ने सोचा कि टैरिफ बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने पहले ही ज़्यादा खरीद लिया। तो तीसरा हम देखें, टैरिफ लागू होने में देरी हुई। जब टैरिफ लगाने में समय लगा तो कंपनियों ने कीमतें तुरंत नहीं बढ़ाई और पहले ही अपना निर्यात एक्सपोर्ट कर लिया था। इन कारणों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तुरंत कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ा है और आर्थिक गतिविधियां कुछ समय तक स्थिर रही है। ये स्थिति है। आर्थिक समीक्षा में बोला गया कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार ये कुछ स्थितियां बताई गई, उस पर भी हम देखें कि 2025 में उभरते देश की विकास दर पहले अनुमान से बेहतर रही है। कुछ देश हैं जो वर्तमान में उभरते हुए हैं, उनकी विकास जो ग्रोथ रेट है वो बेहतर बताई गई है, और जो उन्नत देश हैं उनकी विकास दर भी उम्मीद से ज़्यादा रही है, खासकर अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण। लेकिन उन्नत देशों में महंगाई उम्मीद से ज़्यादा और जिद्दी, एक थोड़ी सी इन्फ्लेक्शन वाली स्थिति जो उन्नत देश हैं जैसे अमेरिका, जापान है, उनकी स्थिति देखें तो वहाँ ये स्थिति बनी हुई है। वहीं उभरते हुए देश जो यहाँ ये देश की बात कर रहे हैं EMDS है ना, तो उनमें महंगाई कम होने की संभावना है। उभरती अर्थव्यवस्था की वृद्धि 2025 में अनुमान से बेहतर रही है और उन्नत अर्थव्यवस्था में महंगाई लगभग 40 आधार अंक अधिक रहने की संभावना है, और ये जो उभरते हुए देश है वहाँ महंगाई घटने की उम्मीद है। तो यहाँ IMF ने दो जो कंट्रीज हैं, जैसे कुछ उन्नत देश हैं, कुछ उभरते हुए देश हैं, उनके बीच एक तुलना की है। तो एक सामान्य सी बात है यहाँ आप देखिएगा, और ये इसका देखें देशों के अंदर छिपी कमजोरियाँ, यहाँ स्थिति देखेंगे तो हम यह हिस्सा बताता है कि जब हम पूरी दुनिया के आंकड़े देखते हैं तो लगता है कि अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, लेकिन असल में अलग अलग देशों के अंदर कई कमजोरियां छिपी हुई है। क्या है? सबसे पहले समीक्षा में अमेरिका के बारे में कहा गया है, USA के बारे में। तो क्या है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है अभी मजबूत है, इसका मुख्य कारण है AI में बढ़ता निवेश। अब यहाँ एग्जाम में जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों से के लिए प्रश्न बन सकता है, और यहाँ जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है कि अमेरिका की जो वर्तमान में इस प्रकार की जो टैरिफ नीति होने के बावजूद भी स्थिति
क्यों अच्छी बनी हुई है, मजबूत क्यों बनी है, तो उसमें एआई भी है और साथ ही साथ कंपनियों ने एआई से जुड़े हुए ज़्यादा खर्च कर रही है, तो ये स्थिति भी यहाँ है। दूसरा हम देखें कि हाल ही के समय जीडीपी वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा जो आईटी निवेश से आया है, इससे टैरिफ का जो नकारात्मक असर है वो कम करने में मदद मिली है। तो यहाँ अमेरिका की ये दो स्थिति है जिनके कारण जो टैरिफ लगा है उस पर कम प्रभाव पड़ा है, लेकिन समस्याएं भी हैं। मुद्रास्फीति की अभी भी 2% लक्ष्य से ऊपर है। और कहाँ की स्थिति, अमेरिका की स्थिति। और बेरोजगारी दर यहाँ देखें हम तो वो भी बढ़ रही है। यूरोप की स्थिति देखें तो यूरोप में महंगाई दर धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ आ रही है, लेकिन आर्थिक विकास हर देश में एक जैसा नहीं है। यहाँ आप जर्मनी, इटली, जो फ्रांस है उनमें मध्यम स्थिति है, और आपका स्पेन है वहाँ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद स्थिति दिखाई दे रही है। और चाइना की बात करें तो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो रियल एस्टेट संकट से प्रभावित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, किसके कारण है, वहाँ डिफ्लेशन यानी अपस्फीति का दबाव बना हुआ है। और तो हम देखें अन्य देश हैं वहाँ इन्फ्लेक्शन का, लेकिन यहाँ अब अपस्फीति को बात कर रहे हैं, मतलब कीमतें गिर रही हैं और ये कमज़ोर घरेलू मांग के कारण का संकेत यहाँ दिखाई दे रहा है। और चीन की अर्थव्यवस्था यहाँ रियल एस्टेट ये भी एक बिंदु बना हुआ है, फिर भी चीन का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो उसकी वृद्धि का बड़ा कारण बना हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट की स्थिति चाइना में अच्छी स्थिति है। जापान की बात करें तो आर्थिक वृद्धि मध्यम है। महंगाई जो बैंक ऑफ जापान है उसके अनुसार 2% लक्ष्य से ऊपर की स्थिति बनी हुई है। अब मौद्रिक नीति में बदलाव को देखकर देखें तो किस प्रकार के हैं, तो दुनिया के कई देशों में पहले से सख्त मौद्रिक नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है यानी ब्याज दरों में यहाँ ज़्यादा की जा रही है। अब धीरे धीरे नीति है वो जो जो एक तरह से तटस्थ है, नेचुरल, यहाँ समायोजन बना हुआ है, लेकिन क्योंकि हर देश में विकास अलग है, महंगाई अलग है, इसलिए हर देश का केंद्रीय बैंक अलग अलग ब्याज दर नीति अपना रहा है। इसका असर क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आप देखिएगा निवेश जो है वो ज़्यादा रिटर्न वाले देशों में पैसा भेज रहे हैं, निवेशक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे कैपिटल जो फ्लो है, पूंजी प्रवाह बढ़ रहा है। जहाँ रिटर्न ज़्यादा हो रहा है वहाँ जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, वो पैसा लगा रहे हैं। अंतिम रूप से हम सार रूप में देखें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था एक समान से नहीं चल रही है। इसमें ये समझ में आ रहा है, अमेरिका एआई निवेश से तेज़ी से बढ़ रहा है, यूरोप में धीमी और अलग अलग गति है, चीन में संपत्ति संकट है, मांग की कमजोरी है, लेकिन एक्सपोर्ट की स्थिति अच्छी बनी हुई है, जापान में महंगाई ज़्यादा है। इसी कारण दुनिया में ग्रोथ है वो अलग अलग है, इन्फ्लेक्शन अलग अलग है, इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। इसे कहते हैं वैश्विक आर्थिक विफंटन, है ना। तो एक तरह से, और किसके कारण, हर स्थिति अलग अलग बनी हुई है, तो ये कहलाता है, ठीक है। और ये कुछ स्थितियाँ यहाँ उन्नत देश की स्थिति को दर्शा रहा है। आप देखिएगा ये उन्नत देश का है, और ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था का, इधर वाला ये उभरती का, ये उन्नत का। तो यहाँ आप ये डेटा इस टेबल के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो। फिर देखिएगा कि स्थिति आर्थिक समीक्षा में क्या बता रहा है कि राजकोषीय नीति, प्राथमिक घाटा और बॉन्ड यील्ड की प्रवृत्तियां किस प्रकार की है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बॉन्ड यील्ड ट्रेड्स की स्थिति क्या है। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की राजकोषीय स्थितियों के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान समय में विकास जो ग्रोथ है, वो मुद्रास्फीति है, दोनों में कुछ कमजोरियां दिखाई दे रही है। फिर भी अधिकांश बड़े विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपना रहे हैं। देश हैं जो एक तरह से विस्तारवादी जो फिस्कल पॉलिसी है वो अपना रहे हैं। विस्तारवादी नीति का मतलब क्या है, यहाँ ये देखिएगा क्या है, तो सरकारें अधिक खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर अधिक कर रही है, ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिल सके, यानी जो उनकी आय है उनसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। हालांकि वर्ष 2025 का जो प्राथमिक घाटा है, जो प्राइमरी डेफिसिट है, महामारी के समय यानी 2020-21 जितना बड़ा नहीं है, उनमें कमी हुई है। इसके लिए मैंने बजट का वीडियो बना दिया है, वो आप आवश्यक रूप से देखिएगा। लेकिन फिर भी यह कोविड से पहले के स्तर से ज़्यादा है। इसमें ब्राज़ील और भारत कुछ हद तक अलग स्थिति में यहाँ देखने को मिला है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका, जापान, यूके आदि में सरकारों के ऊपर कर्ज ज़्यादा है, और निवेशकों को चिंता है कि ये देश इतने बड़े घाटे को कैसा पूरा करेंगे। तो जब कर्ज ज़्यादा होगा तो लायबिलिटी अधिक होगी, तो यहाँ एक चिंता की विषय है। इसी कारण सरकारों को कर्ज लेने के लिए ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। खासकर लंबी अवधि के बॉन्ड, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर ब्याज दर है, जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। उदाहरण के रूप में यहाँ दे रखा है कि मई 2025 में अमेरिका का 30 साल का बॉन्ड यील्ड 5.15% तक पहुँच गया, जो 2007 के स्तर के करीब
था। और जापान में भी ये बॉन्ड यील्ड कई सालों में सबसे ज़्यादा रही है। यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में भी लंबे समय के बॉन्ड यील्ड पर दबाव देखने को मिला। इसका मतलब है कि निवेश हैं जो इन्वेस्टर हैं वो सरकारी कर्ज को लेकर सतर्क हो गए हैं। महत्वपूर्ण शब्द यहाँ ये बॉन्ड यील्ड, यानी बॉन्ड यील्ड क्या है, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज होता है। एडवांस्ड इकोनॉमी जिसकी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं जैसे विकसित देश जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी ये आते हैं, ये स्थिति ये इसके माध्यम से दे रखी है। फिर यहाँ आप देखोगे कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और एफडीआई के क्या रुझान हैं। एफडीआई है क्या, इकोनॉमी अनसर्टेनिटी क्या स्थिति बनी है। वर्तमान समय में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बनी है, ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी बनी है, पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है। इसके मुख्य दो कारण हैं। एक तो भू राजनीतिक संबंधों में विखंडन हो रहा है, देश के बीच तनाव है, प्रतिस्पर्धा है, अलग अलग गुट बने हुए हैं। दूसरा आप देखोगे कि नीतियों की निरंतरता में कम स्पष्टता है। सरकारें भविष्य में कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाएगी ये स्पष्ट नहीं है। और ये बड़ा सबसे बड़ा एक तरह से समस्या है ये कि नीति स्पष्ट नहीं है, पॉलिसी स्पष्ट नहीं दे रही। इन कारणों से दुनिया भर में निवेशकों का माहौल थोड़ा अस्थिर हो गया है। एफडीआई पर प्रभाव देखें। एफडीआई होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो कंपनियां दूसरे देशों में निवेश करने पर, इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं हिचकिचाती है। इसी वजह से वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश है, विदेशी निवेश है, उसमें गिरावट आई है। यहाँ हम UNCTAD ये इसकी फुल फॉर्म है कि विश्व निवेश जो रिपोर्ट है 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया में कुल एफडीआई प्रवाह में लगभग 11% की वर्ष गिरावट दर्ज हुई है। ये डेटा आप देख सकते हो, ये गिरावट लगभग सभी देशों में देखी गई है, कुछ अपवाद को छोड़कर ये आपकी समीक्षा कह रही है। अमेरिका में अलग स्थिति बनी हुई है, हालांकि अधिकतर विकसित देशों में एफडीआई है वो घटा है, लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ एफडीआई प्रवाह है 19.7% बढ़ा है। इसका कारण है तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े निवेश रहे हैं। तो अमेरिका की स्थिति यहाँ अलग बनी हुई है, 19.7% यहाँ बढ़ने को मिला है, ठीक है। एआई और नई तकनीकों का प्रभाव पड़ा है। एआई जो है उससे जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। पूंजी का प्रवाह अब उन क्षेत्रों की ओर बढ़ जा रहा है जहां नई तकनीक की मांग अधिक है। साथ ही साथ ग्रीनफील्ड परियोजना, किसी विदेशी कंपनी द्वारा नए सिरे से जो कारखाना या उद्योग स्थापित करना है। वर्ष 2024 में घोषित दुनिया की शीर्ष 10 बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना में 4 परियोजनाएं अर्धचालक निर्माण से जुड़ी थी। इनमें से 3 परियोजनाओं जो है जो अमेरिका में थी। तो एआई का और ये ग्रीनफील्ड परियोजना इसका भी प्रभाव है। डेटा सेंटर और डिजिटल मांग की बात करें तो बढ़ती डिजिटल सेवाएं, क्लाउड, एआई, इंटरनेट उपयोग के कारण डेटा सेंटर का तेजी से विकास हो रहा है। सरकारों की रणनीतिक औद्योगिक नीतियों भी इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। अब मुख्य रूप से बात करें तो हमने क्या पढ़ा, ये तो वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने से निवेश का माहौल प्रभावित हुआ, ये बात देखने को मिली है। दूसरी देखें, वर्ष 2024 में वैश्विक एफडीआई में 11% की गिरावट आई है, ये देखने को मिला है। अधिकांश विकसित देशों में निवेश कम हुआ है, लेकिन अमेरिका में 19.7% की वृद्धि हुई है। निवेश अब एआई, अर्धचालक, डेटा सेंटर जैसे तकनीकी क्षेत्रों की ओर तेजी से जा रहा है और डिजिटल अर्थव्यवस्था की मांग भविष्य में निवेश का प्रमुख चालक बनी हुई है। अब हम देखें कि आर्थिक शासन कला का पुनरुत्थान और कार्यनीतिक लचीलापन ये क्या कह रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की आर्थिक जो है शासन कला है उसका महत्व तेजी से बढ़ा है। इसका मतलब है कि आर्थिक साधनों का उपयोग करके राजनीतिक, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को हासिल करना है। ये पुनरुत्थान मुख्यतः इन कारणों से हुआ। कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपका जो इकोनॉमी है वो यानी यहाँ हम देखें कि बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और जो तकनीकी प्रभुत्व है, टेक्नोलॉजी की जो दौड़ है, और तीसरा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियां, इसके कारण ये एक तरह का बदलाव यहाँ देखने को मिला। स्टेट क्राफ्ट इसकी स्थिति या स्ट्रेटेजी में ये एक तरह से जो लचीलापन है उसमें देखने को मिला। आर्थिक नीति और आर्थिक शासन में अंतर क्या है उसको आप देखिएगा कि आर्थिक नीति जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये देश के अंदर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होती है। मुख्य उद्देश्य इसका ये होता है कि घाटा कम करना, है ना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, आर्थिक विकास को बढ़ाना। इसके उपकरण आपका इसके जो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपको पता है, फिजिकल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ट्रेड पॉलिसी होती है, इनके माध्यम से आर्थिक नीति है वो होती है। और लेकिन आप देखोगे ये आर्थिक शासन वाला ये आर्थिक साधनों का उपयोग करके विदेश नीति और सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक तरीका है। उदाहरण के रूप में हम देखें किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना,
निर्यात को रोकना या व्यापार नियम बदलना, ये है। तो ये दोनों में अंतर है। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो आर्थिक समीक्षा में दे रखा है कि आर्थिक शासन की कोई ये नई चीज़ नहीं है। महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें आर्थिक समीक्षा में दिया गया है। मेग्राइन जो डिग्री है वहाँ प्राचीन ग्रीस में व्यापार प्रतिबंध, क्यूरो अन्नोना का दे रखा है, यहाँ रोमन जो साम्राज्य की अनाज आपूर्ति प्रणाली, ये एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। और साथ ही साथ जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी आर्थिक शक्ति की राजनीति से जोड़ना, ये इसमें आर्थिक समीक्षा में दे रखा है। तो ये कह रहा है कि ये नई बात नहीं है, पहले भी ही इस प्रकार की नीति अपनाई जाती थी। आधुनिक समय में जो बदलाव है वो क्या हुआ है कि पहले देशों के बीच जो आर्थिक जो निर्भरता है को शांति का आधार माना जाता था, अब इसे कमजोरी माने जाने लगा। कारण क्या हुआ कि कोविड-19 महामारी में सप्लाई चेन एक प्रकार से टूट गई थी। साथ ही साथ युद्धों में जो ऊर्जा और वित्त का जो हथियार के रूप में उपयोग होने लगा, टेक्नोलॉजी पर निर्यात नियंत्रण होने लग गया। तो ये बदलाव हुआ। आर्थिक शासन के पुनरुत्थान के मुख्य कारण क्या हुए हैं, उसका है पहला राष्ट्रवाद का बढ़ना, यानी राष्ट्रवाद यानी अति राष्ट्रवाद या अप्रवासी विरोध या घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, इनके कारण राष्ट्रवाद का बढ़ा है। दूसरी स्थिति देखें, मुक्त व्यापार पर संदेह हुआ है, फ्री जो ट्रेड है उस पर, यानी कई देशों को लगता है कि वैश्विक व्यापार से असंतुलन बढ़ा है, कुछ देश बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। तीसरी स्थिति है वैश्विक असंतुलन का रूपक, जैसे पृथ्वी पर नई पपड़ी बनती है, पुरानी पपड़ी खत्म हो जाती है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में कुछ देश अधिशेष हैं बनाते हैं और कुछ देश घाटा झेलते हैं। जब संतुलन बिगड़ता है तो निश्चित रूप से तनाव पैदा होता है। भू राजनीतिक तनाव की बात करें तो यहाँ पूर्व यूरोपीय और पश्चिमी एशिया में युद्ध की स्थिति, जापान ने रक्षा खर्च जीडीपी का 2% बढ़ाया है। ठीक है, ये जीडीपी आपको पता ही क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। पांचवी स्थिति देखें, ट्रेड वार और संसाधनों की दौड़, देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं महत्वपूर्ण खनिजों के लेकर, तकनीकी संसाधनों को लेकर, और ये नई औपनिवेशिक दौड़ जैसा दिखता है, ये भी एक स्थिति बनी हुई है अभी। और सप्लाई चेन में भी बदलाव हुआ है। क्या कोविड के बाद कंपनियां चाहती हैं कि कम जोखिम हो, स्थिर सप्लाई हो, और नए मॉडल बन रहे हैं। अब मित्र देशों से व्यापार हो रहा है और हम देखें कि पास के जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनके साथ उत्पादन या व्यापार हो रहा है। तो ये नई स्थिति, नए मॉडल बन रहे हैं। रणनीतिक रूप से हम देखें, स्ट्रेटेजिक रूप से सेक्टर की बात करें, देश इन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप देखोगे सेमीकंडक्टर पर दे रहे हैं, एआई पर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर दे रहे हैं, नवीनीकरण ऊर्जा पर दे रहे हैं, महत्वपूर्ण खनिजों पर दे रहे हैं। अब हम देखें आर्थिक शासन के उपकरण क्या हैं, तो निर्यात नियंत्रण, मैंने ऊपर आपको बताया कि दोनों में अंतर क्या है। अब हम यहाँ आर्थिक शासन के उपकरण की बात करें, जैसे निर्यात पर नियंत्रण, तो अमेरिका ने उन्नत चिप्स और एआई तकनीक का चीन को निर्यात सीमित किया है, स्थिति है। दूसरी हम देखें खनिज निर्यात प्रतिबंध, यानी चीन ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर नियंत्रण बढ़ाया है। तीसरा देखिए प्रतिबंध और ब्लैक लिस्ट, यानी रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध या चीन की जो ये स्थिति बनी हुई है वो वाली। और फिर टैरिफ की बात करें तो यहाँ CBAM यानी कार्बन सीमा संयोजन तंत्र, जो EU ने स्टील और सीमेंट आयात पर कार्बन टैक्स लगाया है, तो टैरिफ की स्थिति भी इस प्रकार से बनी है। राजकोषीय नीति की बात करें तो रक्षा खर्च बढ़ना, सामाजिक खर्च बढ़ना, हरित निवेश करना। चीन का उदाहरण देखें तो BRI या बेल्ट एंड रोड पहल, दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर प्रभाव बढ़ाना। तो इस प्रकार ये स्थिति आप देखोगे कि आर्थिक जो शासन के उपकरण के रूप में वर्तमान स्थिति में इस प्रकार से प्रयोग में लिया जा रहा है। अब हम यहाँ देखें कि भारत के लिए क्या महत्व है। भारत के पिछले दशकों के सुधारों ने इसे बनाया है लचीली अर्थव्यवस्था, बाहरी झटकों को सहने योग्य। अब लक्ष्य होना चाहिए कार्यनीतिक अपरिहार्यता। इसका अर्थ है अब दुनिया भारत पर निर्भर हो जाए और भारत को आसानी से बदला ना जा सके। भारत कैसे अपरिहार्य बन सकता है, किस लिए ज़रूरी बन सकता है और क्यों? क्योंकि बड़ी जनसंख्या है, विविध अर्थव्यवस्था है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्थिर मैक्रो इकोनॉमी है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यहाँ क्या निकल कर आ रहा है कि जापान ने जो रक्षा खर्च है उसका GDP का 2% तक बढ़ाया है। EU का CBAM 2026 से पूरी तरह लागू होना। अमेरिका चीन टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कोविड के बाद सप्लाई चेन पुनर्गठित तेज हो रही है। निष्कर्ष रूप में हम यहाँ कहेंगे कि आज की दुनिया में अर्थव्यवस्था सिर्फ विकास का साधन नहीं है बल्कि शक्ति का उपकरण यानी टूल ऑफ पावर बन चुकी है। यानी भारत को चाहिए कि अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाए, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने और वैश्विक नियम बनाए।
बनाने में भूमिका निभाए, तभी आर्थिक सुरक्षा, नीति स्वतंत्रता और दीर्घकालीन संप्रभुता सुनिश्चित होगी। अब हम आर्थिक समीक्षा में जो घरेलू अर्थव्यवस्था की जो रुझान है उन पर बात करें। क्या स्थिति समीक्षा में दे रखी है, तो वित्त वर्ष 2026 के लिए अग्रिम अनुमान मजबूत विकास गति को दर्शाते हैं। यह अंश बताता है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताएं बनी है, जिनकी हमने बात की है, के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान से ये पता चलता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है, और इन अनुमानों के अनुसार वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर है लगभग 7.4% रहने का अनुमान है, और सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि दर लगभग 7.3% की रहने की संभावना। ये दोनों डेटा आप ध्यान में रखिएगा। ये पहले किए गए विभिन्न संस्थानों के अनुमानों और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुमान से भी अधिक है। इससे ये पुष्टि होती है कि भारत लगातार चौथे वर्ष भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अब हम यहाँ बात करें कि आर्थिक वृद्धि के दो मुख्य आधार बताए गए हैं। एक तो हम देखें मांग पक्ष यानी डिमांड साइड की बात करें, और दूसरा है सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड की हम बात करें तो घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बढ़ रही है। दूसरी स्थिति हम देखें पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन यानी निवेश में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। फिर हम बात करें आपूर्ति पक्ष की, सप्लाई साइड की, और इसमें देखें विनिर्माण हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें सुधार हुआ है और उत्पादन बढ़ रहा है, और सेवा जो सर्विस सेक्टर है जैसे व्यापार, परिवहन, वित्त और पेशेवर सेवाएं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कुल आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ा रही है। आगे हम बात करें कि आगे की जो उपधारा आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में वृद्धि के क्या संकेत है उनको हम देखें। तो आप ये टेबल देखिएगा, यहाँ आप देखो कि तीनों जो सेक्टर है, पहला सेक्टर है कृषि जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कृषि, पशुधन, वानिकी और मछली पकड़ना है। आप ये देखिएगा, और ये क्या दर्शा रहा है, ये टेबल दर्शा रही है जो वास्तविक विकास वर्ष दर वर्ष प्रतिशत परसेंटेज के रूप में है। और यहाँ आप डेटा देखेंगे प्रथम छमाही वित्त वर्ष 2025 की तो 2.7 है, लेकिन प्रथम छमाही वित्त वर्ष 26 का 3.6% है। तो आप देखोगे प्रथम में देखोगे यहाँ जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर्शाई गई है, ठीक है। और इसी प्रकार आगे आप उद्योग की बात करेंगे तो वहाँ ये 6.1 है, वो 7 हो गई है। और आपके उद्योग में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, एक जर्नल व्यू में ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। खनन व उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति, अन्य उपयोगिता सेवा विनिर्माण। आप देखोगे यहाँ उद्योग सेक्टर में 6.1 से 7 है, ठीक है, ये भी वृद्धि है। सेवाओं की बात करें, यहाँ मुझे लगता है कि ये टाइपिंग त्रुटि हुई है, क्योंकि सेवाओं में तीनों को समान लिख दिया गया है। तो ये टेबल की जो यहाँ बुनियादी कीमतें जीवीए में देखो आप 6.2 था, लेकिन अब कितना 7.9, ठीक है। और ये आगे की जो वित्त वर्ष 2026 के लिए जो अनुमानित है वो 7.3 है। और यहाँ मांग पक्ष की बात की है, जैसा कि आप किन्स का मॉडल आप जानते हैं, y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो यहाँ निजी अंतिम उपभोग वे जो C है उसका प्रतिशत आप देखोगे पहले 7.3 जो 7.5 है। सरकारी अंतिम उपभोग वे जो G की बात करता है गवर्नमेंट का, वो 1.9 से 2.5। निजी अंतिम उपभोग वे, ठीक है, यहाँ 6.7 से 7.6। और यहाँ निर्यात की बात करें तो ये निर्यात का है। सकल घरेलू उत्पाद का परसेंटेज के रूप में देखें तो इस प्रकार से दे रखा है। तो ये टेबल आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब ये आपको परसेंटेज के रूप में देखें, जीडीपी में परसेंटेज के रूप में हिस्सा वो प्रतिशत ही कितनी प्रतिशत वृद्धि ग्रोथ, ऊपर वाली तो प्रतिशत कितनी बढ़ रही है उसकी लेकर है कि विकास, वास्तविक विकास की वर्ष दर वर्ष जो परसेंटेज है किस दर से बढ़ रही है। और ये दूसरी जो टेबल आर्थिक समीक्षा में दे रखी है वो बता रही है कि जीडीपी में कितना परसेंटेज है। यहाँ आप कृषि की बात करेंगे जो 14% था जो प्रथम छमाही वित्त वर्ष 25 में, जो प्रथम छमाही वित्त वर्ष 26 में 13.2% है। यानी आप उद्योग की बात करें तो लगभग 24.5 से 24.3, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेवाओं का हिस्सा है। और इस प्रकार यहाँ ये टेबल में आप सेवाओं को देखेंगे तो ये सही है। ऊपर वाली को इसके अनुसार आप थोड़ा सा संशोधन कर लेना, ये वाला ये यहाँ ये दे रखे हैं ये डेटा। यहाँ व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाएं तीनों सेम कर दिए, यहाँ सही है। तो थोड़ा सा इसमें ये आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। वे घटक मांग पक्ष की बात कर रहे हैं तो वही y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो यहाँ
जो आपका सकल मूल्य वर्धित है उसके लेकर बात की है। तो ये थोड़ी सी टेबल आपको बिल्कुल याद रखनी है। यहाँ हम थोड़ा सा इसको समझें तो मांग पक्ष की बात करें तो घरेलू कारक वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी वृद्धि को बढ़ा रही है, और ये बताता है कि जो वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि की सबसे ज़्यादा सहारा घरेलू मांग डोमेस्टिक डिमांड से मिला है, और खासकर लोगों द्वारा किए जाने वाले निजी उपभोग वे प्राइवेट कंजप्शन में वृद्धि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। जो प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार जीडीपी में जो निजी अंतिम उपभोग व्यय की हिस्सेदारी है वो बढ़कर लगभग 61.5% हो गई है। जो यहाँ आप टेबल में भी देख सकते हो कि कितनी हुई है, वो 61.5%। यहाँ वाली इसमें आप ये देखिए, यहाँ ये वाला, तो ये थोड़ा सा आप टेबल को साथ के साथ आप ध्यान में रखिएगा कौन सी बोल रही हैं। जो वित्त वर्ष 2012 के बाद सबसे अधिक है, इसका मतलब है कि लोग अधिक खर्च कर रहे हैं और इससे बाजार मांग में बढ़ रही है, जिससे उत्पादन व आर्थिक विकास को गति मिल रही है। वित्त वर्ष 26 के शुरुआती हिस्से में आप देखोगे कि निजी उपभोग व्यय में लगभग 7.5% की वृद्धि हुई है। आप टेबल में देखिएगा कि निजी उपभोग व्यय में लगभग जो वित्त वर्ष 26 के शुरुआती में 7.5% का आंकड़ा दे रखा है, और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 61.4% दे रखी है। ठीक है, तो ये वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 के बाद की सबसे तेज मानी जा रही है, और ये कोविड पूर्व से की औसत वृद्धि दर 6.9% से भी अधिक है। यानी यहाँ खपत कंजप्शन में ये मजबूती इसलिए आई क्योंकि मुद्रास्फीति कम रही है, रोजगार की स्थिति स्थिर रही है, रोजगार था, लोगों की वास्तविक क्रय स्थिति रियल परचेजिंग पावर बढ़ी है। इसके अलावा हम देखें कि कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कर है उनको बेहतर संतुलन से शहरी क्षेत्रों में भी खर्च धीरे धीरे बढ़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि देश में जो खपत है कंजप्शन है आधारित मांग है व्यापक स्तर पर मजबूत हो रही है और आर्थिक विकास को सारा दे रही है। ये थोड़ा सा आप टेबल में निजी अंतिम उपभोग व्यय का आप देखोगे तो यहाँ जो 5 ईयर जो 2024 का 25 का और 26 का ये डेटा दे रखा है, और इस तरफ आपका ये उसकी हिस्सेदारी परसेंटेज में हिस्सेदारी दे रखी है। ये वाली तो परसेंटेज में हिस्सेदारी है इधर वाली, और ये जो वृद्धि दर को दर्शा रहा है। तो आप ये थोड़ा सा डेटा ध्यान में रखिएगा। वित्त वर्ष 2025-26 को की जो तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मांग मजबूत बनी हुई है। यानी उच्च आवर्तिक संकेत जैसे ऑटोमोबाइल बिक्री, ट्रैक्टर बिक्री, हवाई यात्री यातायात, ये सभी संकेत देते हैं कि लोग खर्च कर रहे हैं और आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है। नाबार्ड की बात करें तो के नवंबर 2025 के सर्वे में पाया गया कि लगभग 79.2% ग्रामीण परिवारों ने बताया कि पिछले एक साल से में उनका खर्चा कंजप्शन बढ़ा है, और उनकी मासिक आय का लगभग 67% हिस्सा खपत में कंजप्शन पर खर्च हो रहा है, और यह अब तक का सबसे बड़ा स्तर है। इसका मतलब है कि ग्रामीण लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ रही है। और इसका कारण क्या है, इसका मुख्य पीछे अगर कारण देखें तो सर्वे में यह कह रखा है कि जीएसटी दर है वो युक्तिकरण है, उसमें टैक्स दरों को सरल किया गया, संतुलित करने से चीज़ें सस्ती हो गई। दूसरा हम देखें कि नरम मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम है, महंगाई कम होने से पैसों की कीमत बढ़ जाती है, वस्तु की वैल्यू घट जाती है, ऐसी स्थिति में ज़्यादा खर्च हुआ। तीसरी स्थिति देखें तो ग्रामीण गैर कृषि आय, खेतों के अलावा मिलने वाली आय बढ़ने से खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी है। यहाँ हम इस टेबल के माध्यम से आप इसको देख सकते हो। ट्रैक्टर की बिक्री आप दिखाई दे रहा है, 2 वाहन बिक्री, 3 वाहन बिक्री, इस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हैं। फिर हम देखें कि वित्त वर्ष 2026 में निवेश वृद्धि मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में हम देखें कंजप्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। यहाँ सकल जो फिक्स्ड यानी स्थिर पूंजी निर्माण है वो यानी मशीनें हैं, भवन हैं, सड़कें हैं, फैक्ट्री हैं जैसे स्थायी निवेश का इस साल जीडीपी में लगभग 30% रहने का अनुमान है। जो साल की पहली 6 माह में निवेश गतिविधियां मजबूत हो रही है, और ये 7.6% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि पिछले साल की इस अवधि से ज़्यादा है और महामारी से पहले के औसतन 7.1% से भी अधिक है। इस तेज़ी के पीछे 2 बड़े कारण हैं। क्यों बढ़ रही है ये इन्वेस्टमेंट? क्योंकि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय है, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी सरकार के द्वारा जो सड़क पर, रेल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आदि पर लगातार ज़्यादा खर्च कर रही है। दूसरा हम देखें कि निजी निवेश में भी सुधार हो रहा है, यानी कंपनियों द्वारा जो नए प्रोजेक्ट है, फैक्ट्रियों की घोषणाएं बढ़ रही है। इसके कारण जीडीपी में जो ये
निवेश है, स्थिर निवेश की हिस्सेदारी है, पहली 6 मई में 30.5% पर स्थिर रही है, जो महामारी के पहले औसत से 28.6% से काफ़ी अधिक है। यहाँ जैसा कि ये ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन होता है, यानी सकल स्थिर पूंजी निर्माण है, जो स्थायी संपत्तियों पर कुल निवेश है, ऊपर शब्द आया गया था। साथ ही साथ यह आया था को पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय क्या होता है, सरकार द्वारा विकास कार्यों पर खर्च है। इन्वेस्टमेंट साइकिल, निवेश चक्र क्या होता है, जब लगातार निवेश बढ़ता है और आर्थिक विकास की गति देता है। तो ये इसका मुख्य अर्थ। अब यहाँ हम देखें क्या बात हम निकल कर आई है कि जो फाइनेंस ईयर 26 में खपत के साथ, कंजप्शन के साथ साथ निवेश में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी हम देखें सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और कंपनियों का निवेश दोनों मजबूत हुआ है। तीसरी बात ये निकल कर आई है कि जीडीपी में निवेश का हिस्सा महामारी से पहले के स्तर से भी ऊपर है। फिर देखें ये संकेत देता है कि भारत में निवेश चक्र है वो मजबूत हो रहा है, जिससे आगे आर्थिक विकास को सहारा मिलेगा। सरल शब्दों में हम देखें तो देश में लोग खर्च भी कर रहे हैं, कंपनियों व सरकार नए प्रोजेक्ट में पैसा भी लगा रही है। यह आने वाले समय में तेज़ आर्थिक विकास का अच्छा संकेत है। तो इस प्रकार ये आप चार्ट के रूप में भी देख सकते हो कि जो आपका सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वृद्धि मजबूत बनी हुई है, ये स्थिति देखिए। और यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में सकल निश्चित पूंजी निर्माण का योगदान स्थिर बना हुआ है। ये आप ग्राफ के माध्यम से इसको देख सकते हो। फिर इसमें दे रखा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की त्रैमासिक जीडीपी वृद्धि का नाउकास्टिंग्स ये क्या है, इसको समझिएगा। तो कोविड-19 के समय लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां अचानक बदल गई है। ऐसे में सरकार और नीति निर्माताओं को तुरंत और सटीक आर्थिक अनुमान चाहिए थे, लेकिन आधिकारिक जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आंकड़े हैं, वो देरी से आते हैं। आधिकारिक जो जिस तरीके से मापते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाउकास्टिंग है वो उसका इसी समस्या को हल करने के लिए एक पूरक के रूप में नाउकास्टिंग मॉडल बनाया गया है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल देखिएगा, वर्तमान समय में ही अर्थव्यवस्था की स्थिति का अनुमान लगाना। साथियों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी जो आर्थिक समीक्षा से संबंधित तमाम जानकारी है उसको सरल तरीके से हमने लिया है। इसको यानी आधिकारिक जो डेटा है आने से पहले ही जीडीपी का अनुमान लगाना, इसके लिए ये एक पूरक के रूप में नाउकास्टिंग मॉडल लाया गया है। यह भविष्यवाणी नहीं है, ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी करेगा, बल्कि अभी की स्थिति बताने का एक तरीका है। नाउकास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, हमने ऊपर भी देखा, दोबारा देखिएगा। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। दूसरी देखें कि आधिकारिक जीडीपी डेटा 2 या 3 महीने बाद मिलता है, इसलिए जल्दी संकेत देने वाले डेटा की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के रूप में हम देखें औद्योगिक उत्पादन, बिजली खपत, ऑटोमोबाइल बिक्री, रेलवे माल ढुलाई, हवाई यात्रा, इन सबको मिलाकर जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। मॉडल कैसे काम करेगा उसको देखिए। इस नाउकास्टिंग मॉडल में 17 प्रमुख संकेतक चुने गए हैं जो जीडीपी से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक डायनेमिक फैक्टर मॉडल DFM बनाया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल ये नाउकास्टिंग मॉडल है वो ध्यान में रखिएगा। यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक सेवा की जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये मॉडल अलग अलग डेटा को जोड़कर एक छिपी हुई आर्थिक संकेत है, हिडन फैक्टर निकालता है और उसी के आधार पर जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। अगर सरल शब्दों में देखें तो कई छोटे छोटे आर्थिक संकेत, एक बड़ा आर्थिक ट्रेड और जीडीपी का अनुमान। अगर हम देखें नाउकास्टिंग मॉडल का उपयोग वर्तमान समय में ही भारत की जीडीपी वृद्धि का तेज और विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ताकि सरकार समय पर सही नीति निर्णय ले सके। ठीक है, इसका मॉडल का यहाँ देखें, इसके उपयोग कई अलग अलग आर्थिक आंकड़ों को जोड़कर जीडीपी की वर्तमान वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। और किन के द्वारा, ये किन का मॉडल है, स्टोक और वाटसन का 1989 में वर्णित है इस मॉडल की, जिसकी हम चर्चा करें। सरल शब्दों में देखें तो ये बहुत सारे छोटे छोटे संकेत, जैसे बिजली खपत, जैसे 17 संकेतों की बात की है ना, उन्हीं को बिजली खपत, औद्योगिक उत्पादन, बिक्री को मिलाकर एक बड़ा छिपा हुआ आर्थिक ट्रेड निकाला जाता है, उसी से जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। अब ये काम कैसे करता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहला तो डेटा का चयन, जैसे कि हमने देखा मॉडल में 17 प्रमुख उच्च आवर्तिक संकेत लिए गए हैं, जैसे औद्योगिक उत्पादन है, ऑटोमोबाइल बिक्री है, बिजली खपत है, रेलवे माल ढुलाई है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है, हवाई यातायात से संबंधित, ये सभी डेटा जल्दी जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए ये जीडीपी की स्थिति जल्दी बता देंगे। 17 तो ये है। फिर है छिपे हुए कुछ कारक है, हिडन फैक्टर्स निकाले जाएंगे, जो DFM मानता है कि अर्थव्यवस्था में एक साझा ट्रेड होता है। ये ट्रेड सीधा दिखाई नहीं देता है, लेकिन अलग अलग डेटा में उनका असर दिखाई देता है। मॉडल इन सभी संकेतों से एक कॉमन फैक्टर निकालेगा। ये असली आर्थिक गति यानी
इकोनॉमिक मोमेंटम को दिखाएंगे। कौन से? ये जो छिपा हुआ हिडन फैक्टर है उसको जो एक कॉमन निकाला जाएगा। गणितीय रूप में आर्थिक समीक्षा में इसको किस प्रकार दे रखा है, इसके 2 समीकरण दे रखे हैं समीक्षा में, आप देखिएगा साथ साथ आप हार्ड कॉपी रखिएगा। हार्ड कॉपी में देखिएगा कि एक तो अवलोकन समीकरण है जो ये आपका दे रखा है वाई टी बराबर ए एफ टी यहाँ प्लस एप्सिलॉन सब टी, यानी यहाँ ये जो निशान ऐसा दिखाई दे रहा है इसको एप्सिलन या एप्सिलॉन बोला जाता है। यहाँ ये बोल रहा है कि वाई सब टी इक्वल्स टू ए एफ सब टी प्लस एप्सिलॉन सब टी। यहाँ इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? वाई टी एंड टी समय के वाई की बात कर रहा है। एफ टी जो एफ सब टी है वो एक छिपा हुआ आर्थिक कारक है जिसको ऐप से दर्शा रहे हैं, ये रियल इकोनॉमिक ट्रेड को दर्शाता है। ठीक है, फिर ये आपका एप्सिलॉन सब टी जो छोटी मोटी जो या तो कोई त्रुटि आ जाती है उसको दर्शा रहा है। और यहाँ ए है को फैक्टर लोडिंग मैट्रिक्स यानी फैक्टर लोडिंग मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर आसान भाषा में इसका अर्थ देखें तो ए वह मान है जो ये बताता है कि हर आर्थिक संकेत जैसे आईआईपी है, बिजली खपत है, ऑटो बिक्री है, उस छिपे हुए आर्थिक कारक फैक्टर जो जो ऐप टी से कितना जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा डेटा जीडीपी के ट्रेड को कितना प्रभावित कर रहा है। उस अगर सरल उदाहरण से हम समझें तो मान लीजिए कि जो ऐप सब टी है असली आर्थिक गति को दर्शा रहा है जिसको हम हिडन इकोनॉमिक ट्रेड का है। जो वाई टी है वो अलग अलग डेटा है जैसे उत्पादन के रूप में। अब ए क्या करेगा, यहाँ हम देखेंगे हर डेटा के सामने एक वजन वेट लगा देगा जिससे पता चलेगा कि कौन सा संकेत ज़्यादा महत्वपूर्ण और कौन सा कम है। जैसे आप तकनीकी रूप से हम देखेंगे ए एक एन इंटू के मैट्रिक्स होगी जिसमें एन जितने संकेत है, जैसे 17 संकेतों की बात की है, और के जितने फैक्टर हैं उनके फैक्टर की बात कर रही है। ये हर संकेत और हर फैक्टर के बीच संबंध की ताकत को दर्शाएगा। कौन सा? आपका ए दर्शाएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो ए वह मैट्रिक्स है जो बताएगा कि छिपा हुआ आर्थिक कारक यानी एफ टी जो एफ सब टी है वो अलग अलग आर्थिक संकेतों यानी वाई सब टी को कितनी मात्रा में प्रभावित करता है। मतलब ये हुआ कि जब हम डेटा हम देखते हैं तो वो असली आर्थिक ट्रेड और थोड़ी जो गलती ट्रेड का मिश्रण होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, इसको मैट्रिक्स के रूप में भी समझाएंगे, आप ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा इसमें समीकरण दे रखा है, स्टेट समीकरण दे रखा है, उसमें दे रखा है कि एफ सब टी इक्वल्स टू जो फाई आपका यहाँ और एफ सब टी माइनस वन है, यहाँ टी माइनस वन दे रखा है यानी पिछले वर्ष की बात कर रहा है, प्लस वी सब टी को दिखा रहा है। आज का जो आर्थिक ट्रेड है वो तो एफ सब टी है, लेकिन पिछले समय का जो ट्रेड है वो है एफ सब टी माइनस वन पर निर्भर करता है। यानी कल की आर्थिक स्थिति है जो है वो एफ टी माइनस वन का असर और प्लस नए बदलाव, ये वी सब टी है वो नया बदलाव को दर्शा रहा है। इसका मतलब सरल भाषा में देखें कि आज की आर्थिक व्यवस्था अचानक नहीं बदली है, यानी इसमें हम देखेंगे कि एक तो ये फैक्टर है यानी अचानक नहीं बदली, यानी पिछली समय की स्थिति से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और बीच बीच में नए झटके जैसे नीति बदलाव, मांग, ये है तो ये नए बदलाव हो गए। यानी जो ये परिवर्तन है वो स्थिति आप देखो कि इन दोनों पर इस प्रकार से ये जो तो एफ टी इन दोनों पर निर्भर कर रहा है जो स्टेट समीकरण के रूप में आ रहा है। तो एकदम अगर हम आसान उदाहरण के द्वारा समझें तो अर्थव्यवस्था की असली हालत इंजन एफ टी है, एफ सब टी है, ये देख लो असली हालत तो वो है। लेकिन अलग अलग डेटा जो गाड़ी का मीटर है जैसे उत्पादन है जो आप देखोगे कि फैक्टर पर निर्भर कर रहा है, वो फैक्टर कौन है? इंजन है, एफ सब टी है। और उसी पर हम देखें जैसे इंजन पर डिपेंड करेगा, अब जितनी चलेगी गाड़ी उसके हिसाब से वो किलोमीटर निकालेगी। ठीक उसी पर जो एफ सब टी जिस प्रकार से कार्य करेगा उस प्रकार से ये मीटर बताएगा एफ टी, एक गाड़ी के उदाहरण से। यानी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बदलती है, अचानक नहीं है, यानी समय का इंजन आगे चलेगा उसके अनुसार ये बदलेगा। कहने का मतलब कि मॉडल का असली उद्देश्य ये है कि अलग अलग जो संकेतों को जोड़ना, उनमें से जो असली आर्थिक ट्रेड को निकालना, उसी से जीडीपी का वृद्धि का तुरंत अनुमान लगाना। और मॉडल की खास बात यही है कि कई डेटा को एक साथ जोड़ता है, छिपी हुई आर्थिक गतिविधियों को पकड़ता है और जल्दी अनुमान देता है और नीति निर्माण में मदद करता है और आधारित जीडीपी आने से पहले ये दिशा बता देगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको मैट्रिक्स के रूप से अलग से इसका वीडियो बना देंगे अपन, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा बन रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे कि भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना और डेटा जनरेट से डेटा तैयार
तक क्या स्थिति है, उसको लेकर आर्थिक समीक्षा क्या बता रही है। ये बताता है कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था में सही और समय पर निर्णय लेने के लिए सांख्यिकी प्रणाली को आधुनिक बना रही है। इसका उद्देश्य है कि अधिक विश्वसनीय, नियमित, व्यापक डेटा तैयार करना, ताकि नीति निर्माण और विकास योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके। डेटा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य हम देखें क्यों किया जा रहा है, इस डेटा प्रणाली को, एक जो डेटा सिस्टम है उनको स्ट्रॉन्ग क्यों किया जा रहा है। सरकार नई तकनीक, नए सर्वे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा संग्रहण और विश्लेषण को बेहतर बना रही है। मुख्य इसका गोल ये है कि सटीक हो, समयबद्ध डेटा हो, टाइमली हो, करंट जो एक बिल्कुल एक्चुअल हो, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र की सही जानकारी दे और साथ ही साथ साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हो, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो। नए सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा का विस्तार, यानी यहाँ भारत सरकार और सांख्यिकी एजेंसी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर समझने के लिए नए नए सर्वेक्षण शुरू कर रही है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहले कई क्षेत्रों में सही और पूरा डेटा नहीं मिलता था, इसलिए इन सर्वेक्षणों के माध्यम से उन कमियों को दूर किया जा रहा है। सेवा क्षेत्र के लिए नया सर्वेक्षण है, बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ASISE इसकी फुल फॉर्म दे रखी है। ये अप्रैल 2026 से शुरू होगा। पहली बार जो निगमित सेवा क्षेत्र है कि कंपनियों के रूप में काम करने वाली सेवा क्षेत्र जैसे IT कंपनियां हैं, बैंक है, बड़ी सर्विस कंपनियों को व्यवस्थित डेटा मिलेगा इसके माध्यम से। ASISE ये पहले से चल रहे सर्वेक्षण को पूरा का जो ASE जो डेटा होता था, सेज जिसको सेज बोलते थे, जो अनियमित क्षेत्र उद्योगों को वार्षिक सर्वेक्षण देता था, ये छोटे और बिना रजिस्टर वाले सेवा व्यवस्था को डेटा देता था। मतलब अब क्या होगा, अब संगठित और असंगठित दोनों जो सर्विस सेक्टर के हैं उनकी पूरी तस्वीर हमें मिलेगी। दूसरा देखें किस प्रकार का नया है कि ऋण और संपत्ति पर बड़ा सर्वेक्षण है। उसके लिए AIDIS अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, इसकी इंग्लिश में ये फॉर्म है, जुलाई 2026 से जून 2027 तक होगा। ये ग्रामीण और शहरी परिवारों की जानकारी देगा कि कितनी संपत्ति है, कितना कर्ज है, कितने निवेश की स्थिति है। इससे समझने में मदद मिलेगी कि लोग कहाँ से कर्ज लेते हैं, संपत्ति किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है। इस डेटा से हमें मिलेगा ये वाले डेटा, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर आप देखो कि कृषि परिवारों की स्थिति का सर्वेक्षण देखें तो उसके लिए स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण SAS है जो 2026-27 में किया जाएगा। इसमें किसानों और कृषि परिवारों की पूरी स्थिति की जानकारी मिलेगी, यानी आय कितनी है, उत्पादन कितना है, कितना डेबिट कर्ज है, उनके तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है। इससे सरकार को किसानों की असली स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। और चौथा हम देखें घरेलू आय पर नया विशेष सर्वेक्षण की बात की गई है। 2026 में पहली बार विशेष रूप से किया जाएगा। ये भारत में अभी तक नियमित रूप से परिवारों की आय का सही डेटा नहीं मिलता था, इसलिए विशेषज्ञों का एक समूह जो इसकी परिभाषा देगा, इस सर्वे की विधि और अंतर्राष्ट्रीय मानक है क्या, किस प्रकार से ये लिया जाएगा, उसको तय करना बाकी है। फिर हम देखें बदलती अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक आर्थिक संकेतों का पुनर्निर्धारण, यानी भारत की आर्थिक व्यवस्था वो तेज़ी से बदल रही है, नई तकनीक है, नया उद्योग है, डिजिटल लेन देन और सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण पुराने आर्थिक मापदंड अब पूरी तरह से सही तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए सरकार आर्थिक आंकड़ों को मापने की पूरी प्रणाली को अपडेट कर रही है ताकि देश की असली आर्थिक स्थिति अधिक सटीक तरीके से सामने आ सके। ये बदलाव मुख्य रूप से 3 बड़े क्षेत्रों में हो रहे हैं। एक है GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में, ये बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दूसरा है IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तीसरा है CPI, ठीक है, जिसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोला जाता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत होगी। साथ ही डेटा को डिजिटल और AI रेडी बनाया जा रहा है। अब यहाँ देखें हम कि नेशनल अकाउंटिंग जो है उसको किस प्रकार रिवीजन को, GDP को नई श्रृंखला किस प्रकार से की जा रही है, राष्ट्रीय खातों का पुनर्मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा रहा है। इसके लिए आधार वर्ष है वो 2022-23 किया जा रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा, आधार वर्ष 2022-23। कमेंट कीजिएगा पहले आधार वर्ष राष्ट्रीय आय का कितना था। जारी होने की तिथि है 27 फरवरी 2026। इसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था की हर हिस्से, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र है, को बेहतर तरीके से मापना। नई GDP श्रृंखला में प्रमुख बदलाव किए जा रहे हैं। पहला बदलाव देखें कि बहु गतिविधि उद्यमों का अलग किया जा रहा है। एक ही कंपनी के कई काम करती है, अब हर गतिविधि को अलग अलग हिसाब से रखा जाएगा। दूसरा हम देखें GST डेटा का उपयोग, यानी वस्तु सेवा कर, यानी निजी कंपनियों को अलग अलग क्षेत्रों में सही तरीके से वर्गीकृत करने का परिवर्तन किया जाएगा। तीसरा है घरेलू क्षेत्र है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, उसका अधिक सटीक मापन किया जाएगा। नए सर्वेक्षण में
से परिवारों की आर्थिक गतिविधियों बेहतर अनुमान। फिर हम देखें प्रशासनिक डेटा का उपयोग, जैसे ई वाहन रजिस्ट्रेशन से उपभोग खर्च का अनुमान लगाना। पांचवा हम देखें एकल विस्तार या दोहरी जो अपस्फीति है, जो डिफ्लेक्शन है, उत्पादन और कीमत को अधिक सटीक तरीके से समायोजन करना। छठा हम देखें त्रैमासिक जो अनुमान में सुधार करना, यानी वार्षिक और त्रैमासिक डेटा में बेहतर तालमेल स्थापित करना। सातवां इसमें सुधार किया जा रहा है अनौपचारिक क्षेत्र के जो अनुमान है वो मजबूत करना, जो इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसके अनुमान है उसको मजबूत करना। इसके लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और अन्य डेटा का संयुक्त उपयोग किया जाएगा। और आठवां इसमें है कि SUT ढांचा यानी आपूर्ति उपयोग तालिकाएं हैं उनका उत्पादन और खर्चे के आंकड़ों में अंतर को दूर करना। फिर दूसरा जो सूचकांक है वो है आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का। इसका पुनः आधार वर्ष 2022-23 है। प्रमुख सुधार है ये। इसके क्या किए जाएंगे कि न्यू आइटम बास्केट तैयार की जाएगी, नए और आधुनिक उद्योग वस्तुओं को शामिल करना और पुरानी को हटाया जाएगा। फिर जो बेटर जो फैक्ट्री सिलेक्शन है यानी कारखानों का सही प्रतिनिधि चयन किया जाएगा। जो सेशनल यानी मौसमी उतार चढ़ाव है उनका संतुलन करना और समय के साथ बदलती अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से मापना। और फिर है आपका ये कहीं और वर्गीकृत नहीं वाली वस्तुओं को शामिल करना ताकि उत्पादन सही देखें। कुछ वस्तुएं हैं जो कहीं भी शामिल नहीं हो रही उनको शामिल करना। फिर आपका जो आपका CPI है जो कंजप्शन प्राइस इंडेक्स है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका नया आधार वर्ष 2024 जारी करने की तिथि 12 फरवरी 2026 बिल्कुल इसका एक सुधार के रूप में। इसके आधार पर राज्य विशिष्ट उपभोग टोकरी तैयार करेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कीमतों को अधिक व्यापक डेटा होगा और इससे महंगाई का आंकड़ा अधिक वास्तविक बनेगा। और फिर है इसमें डिजिटल आधारित डेटा प्रणाली को इसको शामिल किया जा रहा है। MOSPI है ना, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय है, उसमें ये सांख्यिकी पोर्टल जिसमें 770 प्लस संकेतक हैं, 18 सांख्यिकी उत्पाद हैं, 136 मिलियन रिकॉर्ड है। RBI के डेटा के साथ ये आप देखना है उसमें आप ये RBI के डेटा हैं। फिर आपको मोबाइल पर डेटा एक्सेस की बात कर रहे हैं तो ये कुछ नए बदलाव जो आप देखोगे कि डिजिटल आधारित डेटा प्रणाली में किए गए हैं। फिर आपका डेटा सामंजस्य और AI के साथ इसको तैयारी की जा रही है सभी मंत्रालय में एक जैसे मानक और वर्गीकरण के लिए। ये NMDS 2.0 जिसमें राष्ट्रीय मेटा डेटा संरचना है। उद्देश्य इस इन सभी का क्या है कि डेटा गुणवत्ता बढ़ाना, पारदर्शी बढ़ाना, AI के उपयोग के लिए डेटा तैयार करना। और महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, आप ध्यान में ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फिर आप देखो कि इसमें है क्या कि मुख्यतः भारत अपनी आर्थिक मापन प्रणाली को आधुनिक बना रहा है। इसमें GDP, IIP और CPI तीनों बड़े सूचकांकों को नए आधार वर्ष के साथ अपडेट किया जा रहा है। अनौपचारिक क्षेत्रों को पहली बार बेहतर तरीके से शामिल किया जा रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डेटा का आसान और तेज बनाया जा रहा है और पूरी सांख्यिकी प्रणाली को AI रेडी बनाया जा रहा है। फिर आप देखोगे कि भारत की मध्यम अवधि के विकास दर पर का पुनर्मूल्यांकन और विकास के प्रमुख कारकों की बात जो समीक्षा के पहले चैप्टर में की गई है। ये और देखें हम ये बात बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और ये वृद्धि किन किन मुख्य कारकों पर निर्भर कर रही है। महामारी के बाद अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर हो रही है। निवेश, श्रम, तकनीकी तथा सुधार के कारण विकास दर पहले से अधिक हो सकती है। इस पहले अनुमान था कि भारत की मध्यम अवधि की विकास दर लगभग 6.5% रही है, लेकिन अब ये लगभग 7% या उससे अधिक तक जा रही है क्योंकि पूंजी निवेश बढ़ रहा है, श्रम बाजार मजबूत हो रहा है, डिजिटल और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है और सरकारी सुधार लगातार हो रहा है। मुख्य आर्थिक विचार इसमें देखें, अर्थव्यवस्था की वृद्धि 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पूंजी यानी कैपिटल पर जिसमें मशीन, सड़कें, फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। श्रम लेबर यानी काम करने वाले लोग और उनकी कौशल क्षमता आती है। उत्पादकता प्रोडक्टिविटी जिसको A से दर्शाई दे रहा है यानी तकनीकी और दक्षता से काम कितना बेहतर हो रहा है। इन तीनों को मिलाकर GDP की वृद्धि तय होती है। अब यहाँ समीक्षा में ये सूत्र दे रखा जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित उनको पता है। कोप डगलस उत्पादन फलन यानी Y = A K⁴ और L 1 - अल्फा। ठीक है, यहाँ ये आर्थिक मॉडल ये बताता है कि Y जो आउटपुट यानी कुल उत्पादन को दर्शा रहा है, K कैपिटल को दर्शा रहा है यानी निवेश और संपत्ति को दर्शा रहा है, L लेबर को दर्शा रहा है काम करने वाले लोग, और A आपकी जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी कुल कारक उत्पादकता यानी वो तकनीक व दक्षता पर निर्भर करती है। अगर A बढ़ता है तो तकनीक और दक्षता बढ़ रही है, और अल्फा है वो पूंजी का योगदान दर्शा रहा है यानी कितना % पूंजी लगी हुई है। 1 - अल्फा है वो श्रम का योगदान दर्शा रहा है कितना है।
ये दूसरा समीकरण भी दर्शा रहा है। तो इसका मतलब एक तरफ तो आप बराबर की एक तरफ y है, दूसरी तरफ a है, k है, l है। इसका मतलब जीडीपी की वृद्धि है वो टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर कर रही है, पूंजी पर भी निर्भर कर रही है और श्रम पर भी निर्भर कर रही है। अब हम देखिए पूंजी स्टॉक में वृद्धि हो रही है, यानी महामारी के बाद निवेश में तेजी आई है, सरकारी खर्चे बढ़ा है, सड़क लॉजिस्टिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्पादन बढ़ा है और निजी निवेश में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। दूसरा हम देखिए श्रम और निवेश रोजगार में लेबर में के श्रम भागीदारी है उसमें सुधार हुआ है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, औपचारिक रोजगार बढ़ रहा है, शिक्षा और कौशल में निवेश से उत्पादकता बढ़ रही है, प्रोडक्ट मतलब काम करने वाले लोग अधिक और बेहतर जो कौशल है स्किल है वो होगा। फिर आपका ट्रेंड यानी TFB है, यानी आपका तकनीकी दक्षता से होने वाली वृद्धि, दोनों प्लस है, ठीक है। यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर नियम बन रहे हैं, आसान बिजनेस माहौल बन रहा है, संसाधनों का बेहतर उपयोग हो रहा है, इससे कम लागत से ज़्यादा उत्पादन संभव होता है। और यहाँ हम देखें कुल मिलाकर भविष्य में उत्पादन है वो जीडीपी दोनों बढ़ रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर खड़ी है, सुधार लगातार जारी रहे हैं, तेज विकास संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था फिर मजबूत हो रही है, निवेश श्रम और तकनीक तीनों विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार के सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश दीर्घकालीन वृद्धि को मजबूत करेंगे और मध्यम अवधि भारतीय दुनिया की तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बन रहा है। ये जो कोपडेकल्स मॉडल है इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, वो साथ के साथ आप देखिए, ये टेबल देखिएगा, यहाँ दिखा रहा है कि ये पहला है पूंजी स्टॉक में वृद्धि दिखा रहा है। पूंजी स्टॉक में वृद्धि आप देखोगे 7.6%, 6.1, 6.9, ये 7.1 और वित्त वर्ष 26 के लिए ये लगभग 30 का अनुमान, यहाँ ये 30 वर्षों के लिए 7.6% है। यानी पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि परसेंटेज है वो यहाँ बढ़ रही है। पूंजी शेयर उसका देखें, परसेंटेज देखें कितना परसेंट है, तो आप देखोगे 0.49, 0.48, यानी लगभग आप देखोगे ये 49 और 49 और 48%, यानी लगभग 50% के आसपास जो पूंजी का परसेंटेज है प्रोडक्शन में हिस्सेदारी है। श्रम निवेश में जो वृद्धि देख रहे हैं वो आप यहाँ 2.3, 5.7, 5.5, यानी 2.3 से लगभग ये आपका इस प्रकार से अनुमानित है। और आगे वित्त वर्ष 26 के लिए 2.6 है ये जो वृद्धि दर 30 वर्षों के लिए। और श्रम का हिस्सा दोनों में ध्यान में रखें, ये जो पूंजी स्टॉक वृद्धि और श्रम निवेश में वृद्धि, ये तो उसकी वृद्धि को दर्शा रहा है कि कितना परसेंटेज वो बढ़ रहा है और हिस्सा कितना है, प्रोडक्शन में कितना हिस्सा पूंजी का है और कितना श्रम का हिस्सा है। पूंजी का तो हिस्सा है वो अल्फा दर्शा रहा है और श्रम का हिस्सा 1 - अल्फा दर्शा रहा है। और प्रवृत्ति जो TFB जो आपकी कारक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है, वो इस प्रकार से आपका डेटा देख रहा है। और जो उत्पादन वृद्धि है वो 7% की, ये जो वित्त वर्ष 26 से और आगे 30 वर्ष के लिए अनुमानित है। तो इस प्रकार ये हमने आज जो आर्थिक समस्या का पहला चैप्टर पढ़ा है, आपको किस प्रकार से लगा आप आवश्यक रूप से कमेंट दर्ज कीजिए, और ठीक लगा तो आगे के जो जितने भी अध्याय है उनको विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से डेटा, कौन कौन से कंसेप्ट है, क्योंकि आर्थिक समस्या को थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए मैंने एक सरल शब्दों से इसके कंसेप्ट को, और साथ ही साथ आप इसके हार्ड कॉपी आवश्यक रूप से रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।